नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बता दें कि उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत खटीमा में मलखंब प्रतियोगिता का शुभारंभ सीएम धामी ने किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही चकरपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए छात्रावास बनाए जाने की घोषणा भी की। सीएम धामी ने कहा कि पहली बार देवभूमि उत्तराखंड से मलखंब और योग को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने की शुरुआत की गई है, जो कि बेहद गौरव की बात है। आज चकरपुर में मलखंब प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। मलखंब हमारा बहुत ही प्राचीन खेल है और इस बार राष्ट्रीय खेलों में इसको सम्मिलित किया गया है। पूरे देश भर के खिलाड़ियों को मलखंब में भाग लेने का अवसर मिल रहा है और हमारे इस चकरपुर क्षेत्र के लिए, सीमांत क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा अवसर है कि अब यहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने से ये क्षेत्र भी हमारा खेलों के क्षेत्र में भी आगे आएगा और एक बड़ी संभावनाएं पूरे राज्य के अंदर हमारे खिलाड़ियों की हैं मलखंब के उस पर भी। और सामान्य स्थितियों में पैदा होने वाले बच्चे भी मलखंब में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं अनेकों बार उनके कार्यक्रमों में जाता हूं और इस आयोजन के बाद निश्चित रूप से उनको और प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर खेलों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार हमारे राज्य का हो रहा है। जहाँ हम पहले 25वें स्थान पर होते थे, अब हम 7वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर आने का हमारा पूरा मतलब हम उसमें स्थापित ही हो गए। एक तरह से खेल भूमि के रूप में भी हम स्थापित हो रहे हैं। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। और उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। तो वहीं समारोह को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समापन समारोह को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। अब तक के हमारे राष्ट्रीय खेलों में शुभारंभ से लेकर और अभी तक के सफरनामे में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। इसके साथ साथ में आने वाले समय में यानी कि 14 फरवरी को जब समापन होगा तो समापन की तैयारी बैठक भी की है। और समापन जो है सामान्यतः अभी तक हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं वो औपचारिकता भर समापन होता रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यह समापन जो है औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। अभी तो यह समापन जो है वो बिल्कुल दिव्य और भव्य होना चाहिए और जिस प्रकार से हमारा शुभारंभ हुआ है उसी प्रकार से उसी आगाज के साथ समापन भी हो, तो उसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं। तो हम लोगों ने उसी की तैयारी बैठक की है और मैं समझती हूँ कि इस बैठक को हमारे जितने आगंतुक हैं, जो संख्या वहां पर है, जितनी संख्या हमारी देहरादून की थी, 25,000 से अधिक संख्या यहाँ पर हमारे दर्शक गणों की थी। ठीक इसी प्रकार से अपने गोलापार हल्द्वानी में भी ये संख्या जो है पूरे स्टेडियम की लगभग 15 से 20,000 के आसपास की संख्या आने की पूरी संभावना है। और वहीं आपको बता दें कि नेशनल गेम्स के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों के कई खिलाड़ी शामिल होंगे। और साथ ही बता दें कि 18 फरवरी से विधानसभा में बजट सत्र शुरू होगा। बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो वहीं बजट सत्र को गैरसैंण में न करने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष पर पलटवार करते हुए अब राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में गैरसैंण में एक नहीं कई सत्र आयोजित हुए। बीजेपी ने जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वे गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। बीजेपी ने इस वादे को भी पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा बजट सत्र पेपरलेस करने पर विचार किया गया है, इसीलिए सत्र गैरसैंण में न होने के बजाय देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गैरसैंण में एक नहीं कई सत्र हुए और गैरसैंण के विकास के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से विकास के लिए वहाँ के योजना बनाई है और उस पर कार्य शुरू हो गया है, तो कांग्रेस तो कुछ इसमें कर ही नहीं रही है। हमने जनता से वादा किया था कि हम सत्ता में आने के बाद गैरसैंण को जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, तो हमने वादा पूरा किया। अब विकास की जो बात हम कर रहे हैं तो कांग्रेस ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुआ और जो एक वहाँ पर एक भवन था
जो विधायी कार्य के लिए प्रयोग होना था उसको कांग्रेस के समय में गेस्ट हाउस बना दिया गया। तो ये उनका कहना गलत है। जहाँ तक वर्तमान सत्र की बात है, तो जैसा कि दीक्षा जी जो हमारी हैं विधानसभा की, उन्होंने कहा है कि उसको डिजिटल करने के लिए काम हो रहा है और उसका में थोड़ा समय लग जाएगा। तो निश्चित तौर पर डिजिटल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और देवभूमि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर है। तो वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि ये हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे धरातल पर उतारा है। का विषय है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड प्रथम राज्य बना है, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था जनता से उसको धरातल पर उतारा है। और हमारे साधु संत गण जो उन्होंने उनको अपना आशीर्वाद दिया है वह यह दर्शाता है कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं यूसीसी को लागू करने के लिए, संस्कृति को समरसता की तरफ ले जाने के लिए, सत्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड प्रदेश में सभी धर्मों को एक कानून पे लाकर पिरोने में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष योगदान रहा है। और निरंतर वो हमारी धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति को जागरूक करने के लिए जो पहल करते चले आए, जिसमें शीतकालीन यात्रा हो, चाहे मानस खंड माला मिशन हो, चाहे आप धर्मांतरण कानून को ले ले, तो इस प्रकार से अनेकों कार्य वो कर रहे हैं जिससे कि सभी धर्म के लोग और खास करके हमारे सनातन धर्म के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और वहीं आपको बता दें कि हाल ही में हुए निकाय चुनाव में जनपद उत्तरकाशी से बीजेपी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पार्टी की ओर से हार को लेकर मंथन किया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का वोट प्रतिशत उत्तरकाशी में काफी आगे था, जबकि उसके बाद लगातार ग्राफ गिरता नजर आया। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पार्टी के वोट प्रतिशत से गिरावट कैसे आई है, इस बात पर मंथन किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से कुछ न कुछ सबक लेती है और चाहे हम चुनाव जीतें या हारें, उस चुनाव की हर स्तर पर पार्टी समीक्षा भी करती है। निश्चित रूप से उत्तरकाशी जिले में जिस प्रकार से चुनाव के जो परिणाम आए हैं, और चाहे लोकसभा की बात करें चाहे निकाय की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं कोई जो चूक हुई होगी उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है। और पार्टी ने निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लिया है। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, अगर किसी ने अनुशासनहीनता या पार्टी के खिलाफ किसी की गतिविधियां रही हों तो उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा और पार्टी इसकी समीक्षा कर रही है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष बनने के लिए इस बार उत्तराखंड में नया नियम लागू कर दिया गया है। दरअसल अब 45 साल की आयु पार कर चुके बीजेपी कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष के लिए दावेदारी प्रस्तुत नहीं करेंगे। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक पार्टी के मंडल अध्यक्षों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले मंडलों में भौगोलिक और सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है और जहां पर हमारे जो 45 वर्ष के ऊपर उम्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके लिए अन्य पद भी पार्टी के अंदर हैं। चाहे जिलाध्यक्ष की बात करें या मंडलों में अन्य भी पद होते हैं, लेकिन पार्टी एक युवाओं को तरजीह देने के लिए, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से पार्टी भी आगे बढ़ेगी और जो हमारे 45 की उम्र के ऊपर के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी अन्य पदों पर उनको सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए कहीं किसी कार्यकर्ता के लिए काम की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत पद हैं और बहुत काम है, इसलिए किसी भी कार्यकर्ता को काम से छूट नहीं मिल सकती है। भाजपा के बहुत काम है।
और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के हास्य कलाकार घाना भाई ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। कई क्षेत्रीय फिल्मों में भी उनका जोरदार अभिनय कभी भुलाया नहीं जा सकता। हास्य कलाकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। आपको बता दें कि साल 2012 में पौड़ी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे। हालांकि राजनीतिक लड़ाई तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों को हंसी खुशी और सुकून देने में वो हमेशा सबसे आगे रहे। घनानंद गगोड़िया जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कला जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी। घनानंद गगोड़िया जी 2012 में पौड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी रहे और तब से लेके और अब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। क्योंकि वो सांस्कृतिक क्षेत्र से आते थे, कला जगत से आते थे, तो कला जगत के भी बहुत से लोगों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा और पार्टी को मजबूत करने का काम किया। कि शायद भगवान की कृपा हो, लेकिन जिस प्रकार से अभी समाचार मिला बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और मैं स्वयं निशब्द हूँ, बहुत दुखी हूँ। एक हास्य कलाकार के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया कई मंचों के माध्यम से, और जब भी मुझे मिलते थे तो बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए मिलते थे हमेशा, और मुझे बहुत प्रेरणा भी देते थे, अपनी छोटी बहन मानते थे। मेरे लिए तो ये बहुत ही, इस समय मैं बहुत व्यथित हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। भगवान उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।